नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक अमेरिकन साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म मीट डेव का रिकैप। फिल्म की शुरुआत होती है अंतरिक्ष से, जहां हम देखते हैं कि एक चमकती हुई चीज पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ रही है। वो चीज रास्ते में एक सैटेलाइट से टकराती है और पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर घुस आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क में अपने ही घर में जॉश मॉरिसन नाम का बच्चा उस चीज को टेलीस्कोप से आसमान से गिरते हुए देखता है। वो गोल्फ के बॉल जितना बड़ा एक मेटल बॉल उड़कर जॉश की खिड़की से सीधे उसके फिश बॉल में आ गिरता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मेटल बॉल फिश बॉल का पूरा पानी गोल्ड फिश के साथ साथ सोख लेता है। ये देखकर जॉश हैरान हो जाता है। फिर हम 3 महीने बाद देखते हैं कि एक बड़ा सा आग का गोला पृथ्वी की तरफ आ रहा है और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बगल में लिबर्टी आइलैंड में जाकर क्रैश हो जाता है। जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि वो फायर बॉल एक आदमी है जिसने वाइट सूट पहना हुआ है। वो बहुत ही अजीब तरीके से चलता है और शहर में जाने के लिए एक फेरी लेता है। वो पूरे शहर में घूमते हुए इंसानों को देखकर बहुत हैरान होता है। फिर हम देखते हैं कि रोड क्रॉस करते हुए वो एक कार से टकरा जाता है और गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका पैर मुड़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो लेडी ड्राइवर निकल के एम्बुलेंस को कॉल करती, वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद वो आदमी एक सुनसान कोने में जाता है। वहाँ पर उसका दायां कान एक गेट की तरह खुलता है, जिसकी अंदर से एक छोटा सा ह्यूमनॉइड एलियन बाहर आता है। वो छोटा ह्यूमनॉइड रस्सी की मदद से उस आदमी के पैर तक पहुंचता है। वहां पे वो एक खिड़की खोलता है। पैरों की खिड़की खोलते ही वो देखता है कि वहां बहुत सारे वायर्स में खराबी है। वो छोटा ह्यूमनॉइड फिर उसके पैरों को रिपेयर करता है। एक दूसरा छोटा ह्यूमनॉइड उसके पैरों की स्टेटस नोट करता है और ब्रेन के पास वापस जाता है। पता लगता है कि वो आदमी एक स्पेसशिप है जिसे 100 छोटे ह्यूमनॉइड एलियंस कंट्रोल करते हैं। इस स्पेसशिप के सर पे एक कमांड डेक है जहां से पायलट इस स्पेसशिप को चलाता है और छोटे छोटे ह्यूमनॉइड्स एक एक बॉडी पार्ट को कंट्रोल करते हैं और कैप्टन को रिपोर्ट भेजते हैं। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि शिप के इम्पैक्ट शील्ड्स एक्टिवेटेड नहीं थे क्योंकि वो टक्कर बहुत अनप्रेडिक्टेबल थी, मगर फिर भी अब शिप सही सलामत है। हालांकि अब वो शिप अपनी पूरी कैपेसिटी पे पृथ्वी के 48 घंटे ही काम कर सकती है। इस टक्कर की वजह से शिप के ट्रैकिंग सिस्टम्स भी डैमेज हो चुके हैं। अब कैप्टन पूरे क्रू को ब्रीफिंग के लिए इकट्ठा करता है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो नील नाम के ग्रह से आए हैं। उनकी ग्रह में एनर्जी की कमी हो गई है और उन्होंने जो 3 महीने पहले पृथ्वी पर एक बॉल जैसा डिवाइस ऑर्ब भेजा था वो गुम हो गया है। वो यहाँ पर उस बॉल को ढूंढकर तैनात करने के लिए आए हैं। पृथ्वी पर मिलने वाला ये नमक युगों युगों तक उनकी ग्रह पे पावर सप्लाई कर सकता है। इसलिए उन एलियंस ने ये प्लान किया है कि वो पहले तो ऑर्ब की मदद से पृथ्वी के समंदर का पूरा पानी सोख लेंगे और उसके बाद नमक ले जाएंगे। कैप्टन के पास नंबर 2 नाम का सेकंड कमांडर है और नंबर 3 नाम की रिसर्चर है जो उसे एडवाइस देती है। उन एलियंस को ये पता नहीं है कि इससे इंसानों जैसा बर्ताव कैसे कराएं। वो लोग गूगल और याहू की मदद से इंसानों के बारे में पढ़ते हैं। इधर पुलिस को इस फायर बॉल के बारे में पता चल जाता है। एक ऑफिसर डूली अपने पार्टनर के साथ इसकी जांच में लग जाता है। वहाँ मिट्टी पर पड़े छाप से उन्हें ये पता चल जाता है कि वो आदमी कैसा दिखता है और वो उसे शहर भर में ढूंढना शुरू कर देते हैं। इधर जॉश उस ह्यूमन स्पेसशिप को अपनी खिड़की से देख लेता है और अपनी माँ जीना को बताता है। जीना वही फीमेल ड्राइवर है जिसने उस स्पेसशिप को टक्कर मारी थी। जीना भाग कर नीचे जाती है और उस स्पेसशिप से माफी मांगती है। पहली बार किसी इंसान को बात करता देख उस स्पेसशिप के अंदर के एलियंस हड़बड़ा जाते हैं। कैप्टन स्पेसशिप को बात करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आवाज इतनी हाई फ्रिक्वेंसी में होती है कि आसपास के कांच टूट जाते हैं। उसके बाद वो जल्दी से बेस और फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करके जीना को जवाब देता है। जीना जॉश को स्कूल भेज देती है और स्पेसशिप को अपने घर इनवाइट करती है। फिर वो पृथ्वी में पाए जाने वाले कॉमन नामों को स्कैन करते हैं, जिसके बाद कैप्टन अपने आप को डेव मिंग चैंग के नाम से इंट्रोड्यूस करता है।
फिर जीना के घर के फोटोग्राफ में उनका क्रू वो मेटल बॉल जो मिस हो गया था वो देखता है। जीना बताती है कि वो फोटो जॉश के स्कूल की है जब उसने साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया था। समझ आता है कि जॉश ने ऑर्ब को ही अपने साइंस प्रोजेक्ट के तौर पर प्रेजेंट किया था। उसके बाद क्रू जॉश की लोकेशन पता लगा लेता है जो कि 729 ईस्ट 44th स्ट्रीट होती है और डेव जीना के घर से निकलता है। हालांकि वो पहले तो दरवाजे से बाहर जाने की बजाय क्लोजेट के अंदर चला जाता है। उसके बाद वो धीरे से निकलकर दरवाजे से बाहर चला जाता है। डेव जब शहर से होकर जॉश के स्कूल जा रहा होता है तब नंबर 2 को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि इंसानों को रूल्स एंड ऑर्डर की कोई कदर ही नहीं है। तभी कैप्टन डॉक्टर से कहता है कि वो नंबर 2 पर नजर रखे क्योंकि वो दिन ब दिन सनकी होता जा रहा है। फिर डेव जब बच्चों के पार्क से गुजरता है तो बच्चे उसे आइसक्रीम मैन समझ लेते हैं, इसलिए फिर वो अपने लिए नए कपड़े लेने जाता है। लेकिन कपड़े खरीदने के लिए उसके पास पैसे तो होते नहीं हैं, इसलिए वो वहां पड़ी एक नोट को स्कैन करता है और अपने पीछे से नोट प्रिंट कर देता है। डेव फाइनली जॉश के स्कूल पहुंचता है और उसकी क्लास ढूंढता है। तभी प्रिंसिपल को ऐसा लगता है कि वो कोई सब्स्टिट्यूट टीचर है और वो उसे एक क्लास में भेज देता है। पढ़ाते पढ़ाते डेव जॉश को क्लासरूम के बाहर ले आता है और उससे ऑर्ब के बारे में पूछता है। जॉश बताता है कि वो बॉल एक लड़के रिच के पास है। रिच वो लड़का है जो जॉश को बहुत परेशान करता है और वो अगले दिन एक स्ट्रीट फेयर में मिलने वाला है। कैप्टन डिसाइड करता है कि वो अगले दिन जॉश के साथ स्ट्रीट फेयर में जाएगा और उसके बाद वो दोनों जॉश के घर जाते हैं। इतना समय साथ बिताने के बाद अब जॉश को डेव अच्छा लगता है और डेव की वीडियो गेम प्लेइंग एबिलिटीज को देखकर तो जॉश इम्प्रेस्ड है। इतने में जीना घर आती है और वो डेव से कहती है कि क्या वो रात के खाने के लिए रुकना चाहता है। ठीक तभी नंबर 2 कैप्टन को ये याद दिलाता है कि वो जितना ज्यादा इंसानों के बीच रहेंगे उतना ही ज्यादा उनका खतरा बढ़ेगा। लेकिन फिर भी कैप्टन ये डिसाइड करता है कि वो वहां रुकेगा। खाना खाने के बाद डेव जीना से दीवार पर लगी पेंटिंग के बारे में पूछता है। जीना उसे बताती है कि उसने ये पेंटिंग तब बनाई थी जब वो प्यार में थी और ये पेंटिंग पैशनेट लव को दर्शाती है। ये सुनकर कैप्टन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और ये पूछता है कि हमें पता कैसे चलता है कि हम प्यार में हैं। इस पर जीना कहती है कि जब हम प्यार में होते हैं तो हमें ये सवाल पूछना नहीं पड़ता। डेव को अभी भी ये बात समझ नहीं आती है और वो वहां से चला जाता है। डेव फिर डिसाइड करता है कि वो रात वो एक बेघर आदमी के साथ बिताएगा। वो आदमी डेव को ब्लैंकेट उड़ाता है ताकि वो ठंड से बच सके। उसकी दया देखकर डेव को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। ये देखकर एलियंस को समझ में आता है कि इंसान उनकी उम्मीद से ज्यादा एडवांस्ड हैं। रात में जब शिप रिटायर हो जाती है तो डॉक्टर कैप्टन को बताता है कि एक असामान्य सा व्यवहार पूरे शिप में फैल गया है। कैप्टन देखता है कि नंबर 3 देर रात तक काम कर रही है। नंबर 3 कैप्टन को बताती है कि उसे एलियन डेटाबेस में एक इंटरेस्टिंग फाइल मिली है जिसे हर इंसान को जिंदगी में कम से कम एक बार तो देखना ही पड़ता है। वो फाइल एक बहुत ही मशहूर अमेरिकन क्रिसमस मूवी होती है। इस फिल्म में हीरो अपने लव इंटरेस्ट के लिए चांद तोड़ लाने की बात करता है। कैप्टन और नंबर 3 इस मूवी को देखते हुए भावुक हो जाते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे होते हैं कि अचानक वो अपनी इच्छाओं को दबाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि शिप में बस 20% पावर बची है और पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। डेव जॉश के साथ स्ट्रीट फेयर में जाता है ऑर्ब लेने के लिए। डेव हॉट डॉग खाने के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और उसे जीत भी जाता है। उसे प्राइस में सॉफ्ट टॉय मिलता है जो वो जीना को गिफ्ट कर देता है। जीना ये टॉय पाकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद डेव देखता है कि रिच जॉश को तंग कर रहा है। तभी वो रिच को उठाकर उल्टा लटका देता है।
रिच को सबक सीखता देखकर जॉश को बड़ा मजा आता है। फिर हम देखते हैं कि रिच के पॉकेट से वो बॉल गिरती है और डेव उसे ले लेता है। उसके बाद जीना का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए डेव जॉश और जीना को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। नंबर 2 इस बात के लिए मना करता है और कहता है कि उन्हें बॉल डिप्लॉय करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन तभी कैप्टन कहता है कि जीना और जॉश ने बॉल लेने में उनकी बहुत मदद की है और बदले में इन्हें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। नंबर 2 गुस्से में कंट्रोल रूम के बाहर चला जाता है और इधर डेव जीना और जॉश को साल्सा रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी बीच पुलिस डेव के लोकेशन का पता लगा लेती है और उसे गिरफ्तार करने के लिए निकल जाती है। वो पृथ्वी के लोगों का कल्चर, उनके तौर तरीके और जनरल ढीला रवैया अपना रहे थे। नंबर 3 को पता चलता है कि नंबर 4 ने अपने पूरे कमरे को एक डांस क्लब बना दिया है। नंबर 3 भी साल्सा ड्रेस पहनकर कंट्रोल रूम में कैप्टन के पास जाती है और उससे डांस के लिए पूछती है, पर वो देखती है कि जीना ने उससे डांस करने के लिए पहले ही पूछ लिया है। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। डेव और जीना डांस कर ही रहे होते हैं कि तभी पुलिस आ जाती है और डेव को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लेती है। जॉश और जीना को ये देखकर कुछ समझ में नहीं आता। ऑफिसर ड्यूली डेव से सवाल पूछ रहा होता है और इधर नंबर 2 डिसाइड करता है कि कैप्टन और पूरे क्रू का जो भी बर्ताव चल रहा है वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। वो उन्हें अपोज करने के लिए एलियंस की आर्मी इकट्ठा करता है। कैप्टन गुस्से में क्रू को ऑर्डर करता है कि वो नंबर 2 का साथ ना दे, पर जैसे ही क्रू को रियलाइज होता है कि उनकी ग्रह नील में वापस जाने के लिए उनके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो पूरे क्रू के साथ साथ नंबर 3 भी नंबर 2 का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। डेव के पास खड़े 2 ऑफिसर्स को ओपन स्पीकर की वजह से कंट्रोल रूम की पूरी आवाज सुनाई देती है। अब ऑफिसर ड्यूली को ये पूरा यकीन हो जाता है कि डेव एलियन है और वो दोनों ऑफिसर्स इंट्रोगेशन रूम को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 2 अनाउंस करता है कि उसकी लीडरशिप में अब एक नया दौर शुरू हुआ है, जहां किसी भी असामान्य बर्ताव के लिए सजा मिलेगी। उसके बाद डेव दीवार को ब्लास्ट कर देता है। पुलिस ऑफिसर्स डेव पर बहुत गोलियां चलाते हैं, लेकिन उस पे इसका कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद नंबर 2 को कंट्रोल से बाहर जाते देख 17 साल का एलियन जो कि नशे में होता है, वो उसके गुस्से से बचने के लिए शिप से बाहर कूद जाता है। डेव बगल से गुजर रहा होता है, तभी नंबर 2 जॉश और जीना को देख लेता है। वो शिप से उन्हें ये कहलवाता है कि उन लोगों ने उसका वक्त जाया किया है और उसे इमोशनली डिस्ट्रैक्ट किया है, और जाने से पहले वो ये भी कहलवाता है कि जीना का आर्ट वर्क बेकार है। नंबर 2 की ऐसी हरकतें देखकर नंबर 3 को चिंता होती है और वो छुपकर एलियन क्वार्टर्स में जाकर कैप्टन को आजाद कर देती है। नंबर 2 उन दोनों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है और छींक कर उन दोनों को शिप से बाहर फेंक देता है। वो छोटे छोटे एलियंस इंसानों से बचते बचाते फिरते रहते हैं। नंबर 3 कैप्टन को ये कहती है कि उसे बहुत बुरा लगा जब उसने उसके साथ डांस करना प्रेफर करने के बजाय जीना के साथ डांस किया। उसके बाद वो दोनों एक प्लास्टिक बैग को हॉट एयर बलून की तरह इस्तेमाल करके स्पेसशिप में वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक बैग एक बस के वाइपर में चिपक जाता है। उसके बाद वो वाइपर को लॉन्चर की तरह इस्तेमाल करते हैं और सीधे जाकर डेव के जूते में गिरते हैं। उसके बाद कैप्टन नंबर 3 से माफी मांगता है और कहता है कि उसके पास इतना बड़ा दिल है और वो इतनी दयालु है, इसलिए उसने उसे इस मिशन के लिए चूज किया और उसके बिना वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बाद वो उससे पूछती है कि उसने पहले कभी उससे ऐसे बातें क्यों नहीं की। इस बात पर कैप्टन कहता है कि उनके ग्रह के तौर तरीकों के हिसाब से इस तरह से एक्सप्रेस करना उसे ठीक नहीं लगता था। कैप्टन नंबर 3 से कहता है कि उसे इस बात का दुख है और उसे नंबर 3 के लिए बहुत पहले ही चांद तोड़ लाना था।
उसके बाद वो दोनों किसी तरह शिप के अंदर वापस जाते हैं। इधर डेव अपनी एनर्जी बचाने के लिए कैब करता है और उसे लिबर्टी आइलैंड लेकर जाने को कहता है। इधर जॉश मानने से इनकार करता है कि डेव ऐसी बुरी चीजें कर रहा है और वो अपनी माँ जीना को कन्विंस करता है कि वो जाकर डेव की मदद करे। इधर पुलिस स्टेशन में डूली को अपनी कॉफी से नंबर 17 मिलता है। वो उससे पूछता है कि डेव कहाँ जा रहा है। डेव लिबर्टी आइलैंड के हार्बर में होता है कि तभी नंबर 2 ये कमांड करता है कि अब उसे ऑर्ब को पानी में फेंक देना चाहिए ताकि वो पानी और नमक दोनों सोख ले। कैप्टन नंबर 2 की कमांड को रद्द कर देता है और डेव को वहीं रोक लेता है। नंबर 2 को इस बात पर गुस्सा आता है और वो अपने क्रू से कहता है कि वो कैप्टन के साथ नंबर 3 को गिरफ्तार कर ले। लेकिन तभी कैप्टन पूरे क्रू को बताता है कि अब असली कैप्टन ही फिर से इंचार्ज है। नंबर 2 की सनक और ऐसे अजीब बर्ताव को देखकर क्रू पिछले कैप्टन को ही अपना लीडर मान लेती है। कैप्टन नंबर 2 को यह ऑर्डर देता है कि अब वो हमेशा के लिए शिप के बट में ही फंसा रहेगा। इतने में मेटल ऑर्ब डेव के हाथ से स्लिप हो जाता है और जाकर सीधा समंदर में गिर जाता है। उसके बाद साइफनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और ऑर्ब समंदर के पानी को सोखना चालू कर देता है। इसके बाद कैप्टन बॉल को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे बताया जाता है कि शिप में बहुत कम पावर बाकी है और इतनी पावर में या तो वो बॉल वापस ले सकते हैं या तो अपनी ग्रह पर वापस जा सकते हैं। इसके बाद कैप्टन ये फैसला लेता है कि वो पृथ्वी को बचाएगा और अपने क्रू से परमिशन लेता है। वो सभी इस बात से सहमत होते हैं और डेव अपनी पूरी एनर्जी साइफनिंग प्रोसेस को बंद करने में लगा देता है। बॉल लेने के बाद डेव की पावर पूरी खत्म हो जाती है और डूली और उसका पार्टनर उसे मिलकर पकड़ लेते हैं और उस पे बंदूक तान देते हैं। जॉश तुरंत डूली का टेजर लेकर डेव को चार्ज कर देता है। डेव के पूरा चार्ज होते ही कैप्टन और नंबर 3 शिप के बाहर आते हैं और ऑफिसर्स के सामने खड़े हो जाते हैं। वो दोनों जॉश और जीना को गुड बाय कहते हैं और कहते हैं कि उन लोगों की वजह से ही अब वो प्यार को समझते हैं। कैप्टन कहता है कि अब वो दूसरी ग्रहों पर जाकर एनर्जी का इंतजाम करेगा और पृथ्वी को तहस नहस नहीं करेगा। उसके बाद डूली नंबर 17 को शिप पर वापस रख देता है। इसके बाद जैसे ही डेव अपनी ग्रह पर वापस जाने के लिए उड़ रहा होता है, वैसे ही FBI आकर डेव पर एक जाल फेंक देती है। लेकिन जितनी देर में FBI एजेंट्स आकर उसकी बॉडी को पकड़ते, कैप्टन पूरी क्रू को लेकर लाइफ बोट शूज की मदद से वहां से वापस अपने प्लैनेट के लिए निकल जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि उन्होंने शिप के साथ साथ नंबर 2 को भी वहीं छोड़ दिया है। फिर हम देखते हैं कि लाइफ बोट में कैप्टन नंबर 3 से शादी के लिए उसका हाथ मांगता है। वो उससे हाँ कहती है और वो दोनों किस करते हैं और इस तरह से ये मूवी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी।